शिकार और शिकारी कई दशकों से एक दूसरे का आमना सामना करते आ रहे हैं। ये शिकार जो कभी आदिवासियों के लिए एक मजबूरी और भोजन का इकलौता साधन था, तो कई दशकों पहले यही शिकार राजाओं के लिए मनोरंजन या प्रतियोगिता का रूप हुआ करता था। परंतु ये शिकार कई नियमों में बंधा था। मादाओं का, बच्चों का, इन सब का शिकार अवैध था। धनुष बाण को जब राइफल का रूप मिला, मानो सब बदल गया। धीरे धीरे बाघों की संख्या कम होने लगी और एक समय आया जब ये अद्भुत शिकारी मानो खत्म होने लगा। यही कुछ हाल था मध्य भारत में बसे एक नेशनल पार्क का, पन्ना का, जहां 2009 में यहाँ बाघ खत्म हो चले थे। वहीं गवर्नमेंट के सहयोग से यहाँ आज बाघों की संख्या करीब 80 से ऊपर है। पर ये सब किया कैसे? कुछ बाघों को पन्ना में लाए, वे बढ़ने लगे और धीरे धीरे पन्ना नेशनल पार्क को उसके खोए हुए बाघ वापस मिल गए। लेकिन क्या सच में ये सब इतना आसान था? अगर ऐसा लगता है तो ये डॉक्यूमेंट्री आपको कुछ ऐसे सच का सामना कराएगी जो शायद कभी किसी ने सोचा ही नहीं होगा। तो आखिर पन्ना रिवाइव हुआ कैसे? पन्ना जहां टाइगर्स की गिनती 0 तक जा चुकी थी, आज उनका आंकड़ा 80 कैसे पार कर गया? इन्हीं सब प्रश्नों का उत्तर ढूंढने हम निकल चले पन्ना नेशनल पार्क की ओर। हमें फील्ड डायरेक्टर अंजना तिर्की से मिलने को मिला। उनसे मिलकर हमें कुछ ऐसा पता चला जिन्हें सुनकर मानो रोंगटे खड़े हो गए हों। तो आज तक का सबसे बड़ा टाइगर रीइंट्रोडक्शन प्रोग्राम आखिर था क्या और उसे कैसे सफल किया? सन 1994 में पन्ना को टाइगर प्रोजेक्ट का हिस्सा बनाया गया था। इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। उस समय यहाँ 23 बाघ थे, पर 2009 में केवल 15 सालों के अंदर अंदर पन्ना 0 पे आ गया। हुआ क्या यहाँ ऐसा? पन्ना की हालत ऐसी हुई कैसे? इसी सब को जानने के लिए 23 मार्च 2009 को एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम तैयार करी गई, जिसका काम था ये पता लगाना कि पन्ना नेशनल पार्क में आखिर हुआ क्या। 3 दिन के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन प्रोग्राम के 3 ऑफिसर्स पन्ना पहुंचे। 1 मई 2009 को ये लोग वहां के फील्ड डायरेक्टर से मिले। कई सवाल खड़े हुए, जिनमें से एक था, क्या पन्ना में अतिक्रमण चल रहा है? इस टीम ने कई एनालिसिस करी, जिससे ये पता चला कि पन्ना में टाइगर्स के लिए पर्याप्त शिकार अवेलेबल है। इससे ये तो पक्का था कि यहाँ टाइगर्स पन्ना को छोड़ के नहीं गए हैं, मतलब कुछ और ही चल रहा है। और पोचिंग एक बहुत बड़ा कारण दिखाई दिया। इस पोचिंग के पीछे सबसे बड़ा हाथ था गंगांव डैम के पास हो रहा अतिक्रमण, जो कर रहा था धनीराम पटेल, एक ऐसा नाम जो इस अतिक्रमण का मास्टरमाइंड था। टाइगर मारना उसका शौक था, जो आदत बन गया, और फिर पैसे का लालच। बाघों का शिकार कई दशकों से चलता आ रहा है। उनके अंगों का इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड में बहुत ज़्यादा मूल्य है। चाहे वह उनके दांत हो या उनकी खाल, आज भी कई संपन्न लोग इसकी काफ़ी डिमांड करते हैं। कई करोड़ों रुपए में उनकी स्किन बेची जाती है।
पोचिंग पे अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध होने के बावजूद इल्लीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड चरम सीमा पे है, चाहे फिर वो पैसे के लिए हो या ट्रॉफी के लिए। मेरा नाम अमर सिंह गौड़ है। वर्तमान में परीक्षित अधिकारी गहरी घाट में हूँ। वर्ष 2009 में मेरी पोस्टिंग यहाँ पन्ना टाइगर रिजर्व में हुई थी। पन्ना टाइगर रिजर्व का एरिया 576 स्क्वायर किलोमीटर का कोर एरिया है। 45 स्क्वायर किलोमीटर की अपनी सेंचुरी है। ऐसा टोटल मिला के वो 1021 स्क्वायर किलोमीटर का बफर है। टोटल हमारा लगभग 1598.10 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। यहाँ सारे टाइगर समाप्त हो गए थे। समाप्त होने का रीजन ये था कि गंगाऊ डैम है और गंगाऊ डैम में अतिक्रमण होया करता था। एक धनीराम पटेल थे जो अतिक्रमण में लिप्त रहते थे। प्लानिंग ये हुई कि यहाँ बाहर जो अतिक्रमण है फॉरेस्ट में उसको हम बेदखल कर देंगे तो हमारे पार्क का जो एरिया सुरक्षित हो जाएगी। उस एरिया को सुरक्षित करने के चक्कर में हमने उस अतिक्रमण को बेदखल किया। उनकी राई ट्रैक्टर थ्रेसर सारी जब्त कर लिए। जब्त करने के बाद वो जो पटेल थे धनीराम वो वहाँ जाके फरार हो गए और फरार होने के बाद में भी यहाँ जो सतना जिला में एक ठोकी नाम की गिरोह थी उससे दोस्ती कर ली और 60 आदमी की गिरोह ने आकर के पार्क के ऊपर हमला कर दिया। 2006 में धनीराम पटेल कुछ डकैत से मिला जो ढोगी ग्रुप के नाम से प्रसिद्ध थे। ये ग्रुप मोहन सिंह पटेल चला रहा था और इसी ग्रुप के साथ मिलके धनीराम ने बहुत आतंक फैलाया। ढोगी ग्रुप ने नेशनल पार्क में रहने वाले फॉरेस्ट ऑफिसर्स के घर, उनके वाहन जलाने शुरू कर दिए। ढोगी ग्रुप के इन हमलों से बचने के लिए नेशनल पार्क में रहने वाले सभी वन अधिकारियों को अपने घर छोड़ने पड़े। बस अब क्या था, धनीराम को तो जैसे किल करने का ग्रीन सिग्नल मिल गया। फिर धनीराम अकेला भी तो नहीं था। कई विलेजेस से घिरे हुए इस नेशनल पार्क पे आफतें कई जगहों से आ रही थी। इन विलेजेस में रहते थे पर्डीज और बहेलियास जो अपने आप में बहुत बड़े शिकारी थे। इन पर्डीज में से एक था मोहम्मद रईस, जिसने ये मान लिया था कि 10 और पर्डीज के साथ मिलके उसने वन्य जीवन के अंगों का व्यापार किया है। कई पर्डीज पकड़े गए और ये पता चला कि पूरा गैंग पार्क में अभी भी एक्टिव है। मार्च 2007 से अगस्त 2008 तक पर्डीज और बहेलियास के पुनर्वास की कोशिश करी गई, लेकिन पोचिंग अकेला कारण नहीं था बाघों के विलुप्त होने के पीछे। विलेजर्स का जंगल के नज़दीक रहना भी एक बहुत बड़ा कारण था। ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट एक ऑब्वियस चीज़ थी। बाघ अक्सर कैटल को मारने के लिए विलेजेस में घुस जाते हैं और ये विलेजर्स अपनी गाय और भेड़ों को बचाने के लिए अक्सर ट्रैप्स का या फिर जहरीले पदार्थों का प्रयोग करते हैं। इसलिए इन विलेजेस का रीलोकेशन टाइगर प्रोजेक्ट का एक बहुत बड़ा हिस्सा बना। पर इन्हें रीलोकेट करना इतना आसान नहीं था। गांव वाले अपनी ज़मीन छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। फिर हर परिवार को 10 लाख रुपए देने की बात हुई। इससे लोगों के अंदर लालच आया और रीलोकेशन प्रोग्राम शुरू हुआ। कई एंटी पोचिंग कैंप्स तैयार करे गए। रात की पेट्रोलिंग की टीम बढ़ा दी गई। इससे धनीराम जैसे लोगों की एक्टिविटी कम होने लगी। 2008 में टोकिया नाम के एक पोचर का एनकाउंटर हुआ और धनीराम ने भी सरेंडर कर दिया। मेरा नाम लखन है और मैं पन्ना टाइगर रिजर्व में नेचर गाइड का काम करता हूँ और मैं लगभग 2001-2 से पार्क में अपनी सेवाएं देता आ रहा हूँ। लगभग मुझे 22-23 साल हो गए हैं काम करते हुए। और मैंने पन्ना टाइगर रिजर्व के उतार चढ़ाव को, दोनों पहलुओं को देखा है। एक टाइम था कि जिस समय टाइगर बहुत ही कम होते जा रहे थे और एक टाइम आया कि पन्ना जो है बाघ विहीन हो गया। फिर पर्यटन भी बहुत ही कम होने लगा क्योंकि पन्ना इससे पहले उठने जा रहा था और बीच में ही मतलब गिर गया कि टाइगर की साइटिंग होना बंद हो गई। फिर विभाग ने सोचा कि भाई ये पार्क को हम ऐसे ही तो नहीं जाने देंगे। फिर इसमें टाइगर रिलोकेशन एक प्रोग्राम हुआ, इसको हम रिवॉल्यूशन ऑफ पन्ना कह सकते हैं या टाइगर रिलोकेशन कह सकते हैं। तो फिर वो एक प्रोजेक्ट उन्होंने बनाया और इस पर टीम का इंटरव्यू लिया और पूरी टीम बनाई गई और इसके जो महानायक थे वो आर श्रीनिवास मूर्ति जी थे। तो उन्होंने जो है पहले टाइगर्स जो 2009 में टाइगर रिलोकेशन हुआ तो पहली टाइगर्स जो है बांधवगढ़ से लाई गई, जिसका
उसका नाम T1 दिया गया है, क्योंकि वो पहले नंबर पे टाइगर लाई गई है और इसलिए उसका 1 नंबर आया। और T मतलब ट्रांसलोकेटेड टाइगर नंबर 1। फिर सेकंड नंबर पर T2 को लाया गया है, जो कान्हा से थी, जिसका ट्रांसलोकेटेड टाइगर नंबर 2 हो गया। पन्ना में टाइगर रीलोकेट करना भी कोई कम चैलेंज से भरा हुआ नहीं था। कोई भी पन्ना को टाइगर देने के लिए तैयार नहीं था। उनका मानना था जैसे पन्ना अपने बाघों को संभाल नहीं सका, पता नहीं नए बाघों को संभाल पाए या नहीं। कई मुश्किलों के बाद अंततः पन्ना को 2 मादा बाघ मिल गए, T1 और T2। पन्ना के जंगलों में अब एक आखिरी नर बाघ बच गया था, जिसका नाम था बुक्खा। सोचा यह गया कि मादा बाघों को लाया जाए और बुक्खा के साथ मीटिंग करा के पॉपुलेशन को बढ़ाया जाए, पर मुसीबतों के बादलों ने जैसे पन्ना नेशनल पार्क की किस्मत को जकड़ लिया था। मादा बाघों के लाने से पहले ही बुक्खा जंगल छोड़ के चला गया। बुक्खा को कई जगहों पे ढूंढा गया, पर वे नहीं मिला और जनवरी 2009 में जंगल असल में शून्य पे आ चुका था। पन्ना के लिए अब करो या मरो की स्थिति थी और इसी से शुरू हुआ एक नया प्रोग्राम, चैलेंज से भरा हुआ प्रोग्राम, टाइगर रीइंट्रोडक्शन प्रोग्राम। T1 T2 असल में टाइगर रीइंट्रोडक्शन प्रोग्राम का हिस्सा थे ही नहीं। उन्हें लाया गया था जंगल में मेल फीमेल रेशियो को ठीक करने के लिए, पर बुक्खा के जाने से अब वह इस प्रोग्राम का अहम हिस्सा बन चुकी थी। अब पन्ना में मादा बाघ तो थी, पर नर बाघ नहीं थे। इसलिए नवंबर 2009 में पेंच से T3 नाम के वयस्क नर बाघ को लाया गया, पर पन्ना के संघर्ष जैसे कम होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। T3 बार बार जंगल छोड़ के अपने घर पेंच की तरफ चला जाता था। ये एक बहुत रेयर इंसिडेंट है जहां टाइगर अपने ओरिजिनल हैबिटेट की तरफ जा रहा हो। हम लोग जैसे गश्त करते हुए चले जाए, उसको टाइगर माउंटेन में थे, T3 टाइगर को ट्रैक कर रहे थे, तो जाके साकरे के पास पहुंचते हो, साकरे के बगल साइड से, और टाइगर जाके नदी क्रॉस कर गया। तो हमने कहा है अब साहब को बताएंगे, तो सूचना तो दे दी। सूचना के बाद हम लोग जाके नदी को पैदल क्रॉस किए, और पैदल क्रॉस करने के बाद में जाके मंगरेला के पास उस तरफ जो पहाड़ी है किशनगढ़ कोर, और वहाँ से वापस लौटा के शाम तक वो वापस लाए उसको हाथी के, उसको टाइगर के लिए T3। हालांकि T3 के लिए यहाँ टेरिटरी बनाना आसान था, पर बाघों का एक प्राकृतिक व्यवहार है, वह मीटिंग के लिए मादा को ढूंढते हैं। शायद T3 को लगा कि यहाँ जंगल में मादा बाघ नहीं है, इसलिए वह अपने पुराने घर की तरफ लगातार जा रहा था। T3 पन्ना के जंगलों में केवल 10 ही दिन रुका, और इस बार तो वे काफी लंबा निकल गया, करीब 450 किलोमीटर दूर, और उसे वापस लाने में करीब 37 दिन लग गए। T3 को वापस लाने में जो सबसे बड़ी मुसीबत थी वो ये कि T3 के कॉलर के साथ बना संपर्क बीच बीच में टूट रहा था। नवंबर दिसंबर के ठंड का महीना, और इन फॉरेस्ट गार्ड्स पे जैसे जुनून सवार था। ये लोग ना खा रहे थे ना पी रहे थे, ताकि कहीं लू ना जाना पड़े। ये पेड़ पे चढ़े रहते थे और हर दिशा में ये T3 को ढूंढ रहे थे। हमारा मानना है वो ये था कि पन्ना का टाइगर था और पन्ना का जीन पूल आज भी है। तो वो टाइगर जो है इसके पीछे पड़ गया कि ये कहाँ से आ गया, या उसको देख के डर के ये भागता चला गया और लगभग यहाँ से 300-400 किलोमीटर दूर चला गया, जो सागर के पास तक पहुँच गया था। पूरी टीम जो बनी थी पार्क की, वो पूरी टीम जी जान से, मतलब पूरे तन मन धन से, पूरी लगन से अपनी मेहनत कर रही थी। एक टाइम ये था कि मान लीजिए जंगल में ऑफिसर भी हैं, तो कहाँ सो जाएं, क्या करें, वो कोई इशू ही नहीं था उनके लिए। वो तो कहीं गाड़ी में ही सो जाते थे, चट्टानों पे सो जाते थे। और ये पूरा 22 दिन का रहा पूरा प्रोग्राम। 22 दिन में वो टाइगर को पन्ना वापस लाने के लिए रेडी हुए, क्योंकि ये कॉलर टाइगर था, इसकी कॉलर की तो जहाँ संपर्क टूटा तो सब अलर्ट हो गए और उसके पीछे भागने लगे। जहाँ सिग्नल मिला वहाँ पता किया, और फिर सिग्नल टूट गया, तो कई समस्याएं गई। और 20 दिन तक हाथियों की टीम और जो महावत थे वो भी थे, फॉरेस्ट गार्ड थे, जो ट्रैकर्स थे वो थे, और फील्ड डायरेक्टर
थे, डिप्टी डायरेक्टर थे और असिस्टेंट डायरेक्टर, पूरी टीम जो है करीब एक 70-80 लोगों की टीम लगी हुई। फिर उस टाइगर को जैसे ही पता चला, लोगों को भी बोला कि भैया आप हमारा टाइगर ढूंढवाओ। जगह जगह पे पोस्टर लगवा दिए कि भाई जो भी हमें कोई टाइगर की जानकारी देगा उसको हम इतना 5,000 10,000 रुपये इनाम देंगे। या जो गांव जंगलों में थे उन गांव वालों को ही बोल दिया कि भैया तुम्हारे पास मजदूरी का काम नहीं है, आज हमारे लिए दिन भर टाइगर ढूंढो, उसका पैसा हम देंगे तुम्हें मजदूरी का। तो इस तरीके से वो पूरा 22 दिन तक लगा और जब पता चला कि गन्ने के खेत में टाइगर है, वहाँ पर उसने किल किया हुआ है, तो वो टाइगर वहाँ से डे टाइम में निकालना ज़रूरी था, क्योंकि अगर रात में निकालते तो वो टाइगर वहाँ से निकल जाता और पता ही नहीं लगता विभाग को। T3 को ढूंढने के लिए 70 लोग और 4 हाथियों की एक टीम तैयार करी गई। गांव वालों को भी इस अभियान में शामिल कर लिया गया। हाथियों की मदद से हर दिशा को खदोड़ा गया और इन्हीं हाथियों की मदद से टीम ने फाइनली T3 को गन्ने के खेतों में ढूंढ लिया। पर पन्ना को मिला इन हाथियों का सहारा भी कोई कम रोमांच से भरा हुआ नहीं था। के पास जब टाइगर बाघ पुनर्स्थापना योजना का फर्स्ट चरण प्रारंभ हुआ, उस समय हमारे पास हाथी की समस्या थी। तो हाथी की समस्या को देखते हुए भगवान से जैसा भी प्रभु ने सोचा हो, सोचने के बाद हमारे पास एक हाथी यहाँ ककरन की तरफ से वो पैदल चला आ रहा था। जानकारी मिली कि वहाँ से एक सीधी तरफ से एक हाथी आ रहा है और जानवर के पास आगे खेतों में घुसा हुआ है। तो यहाँ से हाथी माती लेके गए और जैसा किसी रिश्तेदार को नहीं लेने को अपन पहले से वेलकम करने के लिए पहुँच जाते हैं, जैसा हम लोग वेलकम करने के लिए गए और वो हाथी में जाके मिल गया। उसको धीरे धीरे करके रमा के यहाँ लाए और यहाँ गेट के पास ले आए और लाने के बाद में हम लोगों ने उसका नामीकरण भी किया साहब ने। तो साहब ने उसका नाम गणेश रखा, गणेश भगवान। तो गणेश जैसा भी सहयोग की जो ज़रूरत पड़ती है और एक मेल हाथी हमारे पास जी आ गया, करीब उसकी 25 से 30 लाख रुपये कीमत आती गई थी उस समय पर। तो वो भी हमारे लिए बहुत ही बड़ी उपलब्धि थी, जो बिना लाया हुआ एक मेहमान बन के और हमारे पास सहयोग करने के लिए पन्ना टाइगर रिजर्व में एक हाथी आ गया, वो एक किशोर जी की कृपा थी। पन्ना ने जहां अपना आखिरी बाघ बुक्खा खोया, तो वहीं दूसरी ओर उन्हें मिला गणेश। T3 का तो पता चल गया, अब अगला टारगेट था उसे वापस लाना। रेंज ऑफिसर अमर सिंह और फील्ड डायरेक्टर मैडम अंजना ने बताया कि कैसे खेतों को चारों तरफ लाखों रुपए की पॉलिथीन से ढका गया ताकि T3 खेतों से निकल के दोबारा जंगल की तरफ ना चला जाए, पर उनकी ये कोशिश असफल रही। करीब एक रात में टाइगर 70 से 80 किलोमीटर चलता था, जिसमें 6 गाड़ी लगती थी और 6 तरफ से उसको घेर के रखा जाता था। इसके बाद भी टाइगर वहाँ बीच से निकल के चला जाता था। तो एक सप्ताह तक तो हाथियों को खोला नहीं है और ना वो हाथी वहाँ से नहीं थके और ना कभी वो हाथी कसे वो थके, वो थके भी नहीं हाथी, कि कभी थक गए। मैंने कभी देखा भी नहीं कि हाथी थकता है। फिर एक बहुत ही मुश्किल कार्य शुरू हुआ। एक अत्यंत लंबा सफेद रंग के कपड़े का प्रबंध किया गया। इस कपड़े से खेतों की बाउंड्रीज को ढक दिया गया। फॉरेस्ट ऑफिसर्स का मानना था कि सफेद रंग की तेज रोशनी से T3 को सिर्फ रास्ता दिखाई देगा और वे जंगल की तरफ नहीं मुड़ेगा। तरकीब कामयाब हो गई। T3 को ट्रैंकुलाइज करके वापस ले आए। अब अगला काम था कि T3 जंगल छोड़ के ना जाए, इसलिए भोपाल जू से मादा बाघों के यूरिन को इकट्ठा किया गया और उसे जंगल में जगह जगह स्प्रे किया। ऐसे स्प्रे किया कि T3 को लगे कि यहाँ पे मादा बाघ है। फाइनली सफलता मिल गई। कई प्रयास और संघर्ष के बाद T1 और T3 की मीटिंग हुई और T1 ने अप्रैल 2010 में पन्ना नेशनल पार्क में नए शावकों को जन्म दिया। मानो खुशी की लहर दौड़ पड़ी हो। ये वही जगह है जहां पन्ना को नई उम्मीद मिली थी। इस जगह का नाम है वल्चर पॉइंट। ये वही जगह है जहां T1 ने पहली बार 4 कब्स दिए थे। लेकिन ये प्रोजेक्ट यहाँ खत्म नहीं हुआ। नए चैलेंजेस के लिए पन्ना तैयार हो रहा था। अप्रैल में बच्चे आए, पर बारिशें नजदीक थीं और बच्चे इस डैम में थे। डर बढ़ रहा था। कुछ समय बाद पता चला कि T1 के पास तो सिर्फ 3 ही शावक बचे हैं। एनालिसिस से पता चला कि T1 और T2 की लड़ाई हुई, जिसमें T1 का एक बच्चा मर गया। उस
समय T1 टाइगर का कॉलोनी चलता था। हम लोग पगमाल से थे, उसने बच्चे दिए। उन बच्चों का मतलब देख रेख और टाइगर की देख रेख वो करके पन्ना ने अपना पहला शावक खो दिया, पर जहां पन्ना ने एक बच्चे को खोया वहीं दूसरी ओर टीटू के बच्चों की खबर मिली और उससे जैसे एक नई उम्मीद की एक बड़ी सी लहर दौड़ पड़ी और इस टाइगर रीइंट्रोडक्शन प्रोग्राम को आगे बढ़ाया गया। T4 और T5 को 2011 में लाए और वहीं 2014 में T6 को पेंच से लाए। धीरे धीरे सभी ने पन्ना को अपना लिया। पन्ना टाइगर रिजर्व 2001 में वहाँ से हाथी हमारा 3 हाथी ट्रांसफर होकर यहाँ आया है। इसके बाद पन्ना टाइगर रिजर्व में हम लोग पहले टाइगर सवारी हाथी सवारी होता था यहाँ, और हाथी सवारी टूरिस्ट लोग आते थे, सवारी करते थे, टाइगर दिखाते। ऐसे दिखाते बाद में टाइगर यहाँ ख़त्म हो चुका, और ख़त्म होने के बाद में एक ही टाइगर बचा था। एक टाइगर बचने के बाद में फिर सब साहब लोग घबराने लगे, और घबराते हम लोग तो रोज़ हाथी कस के इधर से उधर सर्चिंग करते रहे, लेकिन एक ही टाइगर के परमार में थे। तो बाद में ये मुफ्ती साहब आ गए। मुफ्ती साहब बोले अब इसे काम नहीं चलेगा, टाइगर मंगाना चालू किए उसके पास में। हम लोग उसको दिन और रात भर हम टाइगर को घेरते थे, जब टाइगर आ गया था पार्क तो तेज़ी से टाइगर बढ़े। तो धीरे धीरे जब डेंसिटी बढ़ने लगी तो वो टाइगर कुछ यहाँ से मूव करने लगे या उनके लिए स्पेस कम होने लगा। तो कुछ तो बांधवगढ़ की तरफ भी निकल गए, कुछ ये राता पानी आपका चित्रकूट की तरफ है उधर निकल गए, और कुछ टाइगर जो है आपके ये सतना के से आगे रीवा की तरफ होते हुए बांधवगढ़ निकल गए, या कुछ महुआ की तरफ भी देखे गए। तो ये चीज़ें हमें मालूम नहीं थी, लेकिन जब टाइगर को आपने कॉलर किया है, टाइगर कहाँ मूवमेंट करता है, तो आप उसको कंटिन्यू ट्रैक कर रहे हो तो आपको रूट का भी पता चलता है। तो टाइगरों ने हमें बहुत सारी कॉरिडोर ढूंढ करके दी हैं जो हमें नहीं थे मालूम, और वो टाइगरों के माध्यम से ही पता चला कि भाई ये कॉरिडोर है जो यहाँ के टाइगर दूसरी जगह मूव करते हैं, और इनका मतलब जीन पूल पे असर नहीं पड़ता है। ये वही जंगल है जो कभी अपने लिए दूसरे नेशनल पार्क से बाघ मांग रहा था और आज कई नेशनल पार्कों में बाघों का स्थानांतरण कर चुका है और लगातार कर रहा है। ये वही पन्ना है जहां कभी पर्यटकों को तो छोड़ो, जंगल भी बाघों को देखने के लिए तरस रहा था, जो अपने नाम को बचाने के लिए जद्दोजहद कर रहा था। आज अपनी लगन और मेहनत के चलते मध्य भारत का प्रसिद्ध नेशनल पार्क बन चुका है। की इस अविश्वसनीय जर्नी के पीछे कई लोगों का हाथ है, जिनमें से कुछ ऐसे हैं जो रिटायर हो गए हैं, तो कुछ ऐसे हैं जो किसी और पार्क में ट्रांसफर हो गए हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो पन्ना के जंगलों को अपना घर बना चुके हैं। इस प्रोजेक्ट को चलाने वाले और सक्सेसफुल करने वाले श्री मूर्ति जी को 2011 में WWF ने सम्मानित भी किया। और स्पेशल थैंक्स टू मैडम अर्चना, जिन्होंने इन सभी इनक्रेडिबल ऑफिसर से मिलने की परमिशन दी। ये इन्हीं लोगों का परिश्रम है कि पन्ना, जो कभी शून्य पर था, आज 80 से अधिक बाघों की मजबूत आबादी के साथ आगे बढ़ रहा है, जो शायद आज तक का एक अद्भुत प्रोजेक्ट रहा है।